नमस्कार। आज के टॉपिक में देखते हैं क्या क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या वैल्यू है। आज के टॉपिक जो इंडियन लीगल हिस्ट्री जो है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसको बारे में जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। जैसे अपने राजा नंद कुमार का केस भी पढ़ा, उसे जाना, तो उसमें भी बताया गया था कि कैसे कैसे शासन के तीनों अंगों में डिफरेंस किया गया और क्यों किया गया, क्या उसकी सीक्वेंस। कोई भी लॉ एक दिन में तो बनता नहीं, तो बनने के लिए कोई सिचुएशन रही होगी। तो पहला राजा नंद कुमार का केस था, दूसरा पटना का केस, तीसरा कमालुद्दीन, यानी खैर एक ही सीरीज़ के केस हैं। तो एक एक करके देखते हैं ऐसी क्या सिचुएशन रही कि ये केस आया और क्या हुआ। जो एक भारतीय ना था, मोहम्मद कमालुद्दीन। ये कमालुद्दीन भारतीय था, रेवेन्यू ऑफिसर था ईस्ट इंडिया के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भारतीयों को भी रखती थी रेवेन्यू ऑफिसर। जनरली रेवेन्यू ऑफिसर कोई जमींदार, कोई राजा, कोई राजकुमार, इस तरीके से लोग हुआ करते थे। उस व्यक्ति के ऊपर 1774 में केस चलाया गया, उसे अरेस्ट किया गया कि उसने रेवेन्यू ड्यूटी से रिलेटेड कुछ डिसोबीडियंस के, मिसकंडक्ट यानी रेवेन्यू के उसमें पैसों का लेन देन में धोखाधड़ी की है। वो सुप्रीम कोर्ट गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अरेस्ट किया था, वो सुप्रीम कोर्ट गया। जैसा कि सभी जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कलकत्ता के एरियो में था, तो सुप्रीम कोर्ट गया। उसने कहा कि भाई मुझे रॉन्गफुल्ली इन्होंने अरेस्ट कर दिया, रिट डाली, हैबियस कॉर्पस। उस ज़माने में देखिए 1774 में भी हैबियस कॉर्पस थी वहाँ पर। हमारे देश में तो बहुत बाद में बना है, संविधान के दौरान। तो कॉन्फ्लिक्ट ये आया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो सीधे सीधे गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के मेंबरों के तहत थी। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, भाई सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस हम नहीं मानेंगे कि हमारा एम्प्लॉय आपके पास चला गया और आप हमें आदेश दे रहे हो कि इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। हैबियस कॉर्पस के रिट में व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना पड़ता है, मतलब अथॉरिटी के सामने पेश करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे सामने पेश करो। गवर्नर जनरल की काउंसिल ने ऑब्जेक्ट कर दिया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट तुम हमारे कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हो। कंपनी ने कहा कि रेवेन्यू मैटर में आपका कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये सभी एम्प्लॉयज़ जो है हमारे, उसको बोलते कारकुन, सभी एम्प्लॉयज़ कारकुन हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को लेके जुडिशियल अथॉरिटी यानी सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके शासन के बीच में समस्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन का इस इंग्लैंड में भेजी गई बात कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, इसको लीगली सुलझाया जाए। फिर उन्होंने इंग्लिश लॉ, जो ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल था, वो भारतीयों के ऊपर बगैर सोचे समझे, बगैर उनके कस्टम को जाने, ट्रेडिशन को जाने, उसके ऊपर लागू कर दिया। लेकिन इस वजह से जैसे राजा नंद कुमार का केस था, उसके बाद ये आया केस, तो इस वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का रिफॉर्म भी आया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके रिफॉर्मेशन में ये सब चीज़ें आई और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को लिमिट किया गया कि भाई ऐसा नहीं, आप हर किसी के ऊपर नहीं केस चला सकते, कुछ आपकी सीमाएं हैं तो कुछ उनकी भी सीमाएं हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स किया, शक्तियों का विभाजन की बात की, और कंपनी और रेवेन्यू ऑफिशियल्स को और नेटिव इंडियंस को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से हटा दिया गया। मतलब सीधा कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता नहीं देखेगी। कंक्लूजन क्या आया, कमालुद्दीन का केस लीगल ओवररीच का उदाहरण था और इस वजह से टेंशन जो थी, ये रिफॉर्म हुई, तो अच्छा केस था। ये जनरली आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है।
हालांकि मैंने बड़ा शॉर्ट वर्जन बताया, लेकिन ये लॉन्ग चीज़ें भी जाननी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन समय की उपलब्धता इतनी नहीं है और शायद बड़ी वीडियो बने तो आपको समझने में दिक्कत हो या इंटरेस्ट आपका लूज़ हो जाए, इसलिए शॉर्ट वीडियोस बनाई गई हैं। हाँ, ये वीडियोस जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे लूँगा ये क्लासेस, तो बहुत ही इसको इनलार्ज किया जाएगा। हालांकि अभी इसमें समय है, जब तक के लिए इसे ही देखें और इसे समझें।